कहाँ मैं बता रहा था आपको, इस जगह पे मैं आपको बता रहा था ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ से कैसे ढूंढते हैं सबको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका था। यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था जब इस जगह पे आया था। अब आपको पता है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। वेट फॉर अ व्हाइल। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा चलिए, तो यहाँ पे आपको ये समझना है। ये देखिए, ये जो ग्राफ मैंने आपका ड्रॉ किया है, उस ग्राफ में देखो एक चीज, ये जो साई आर है ये रेडियल पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें और मॉडिफिकेशन करता हूँ। नोट्स तो ढूंढना आ गया। जब मैं 2p3x की बात करूं तो आपको पता है रेडियल नोट क्या होता है, n-l-1, और एंगुलर नोट क्या होता है, l, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या होता है, n-1। जब मैं 2px की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ 1 2 - 1 1। ठीक है, जब मैं थ्री पी की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स n-1, मतलब 3 - 1 टोटल 2। जब मैं 4px की बात करूं या 4p की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स n-1, मतलब 4 - 1, दैट इज इक्वल टू 3। ये सबको समझ में आया था, थ्योरी मैंने पढ़ा दी थी। अब ध्यान दो, अब इसमें पूछा रेडियल पार्ट बताओ, तो रेडियल पार्ट में बताऊं तो n-l-1, तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, 2 - 1 - 1 यानी 0। यानी जो रेडियल नोड होता है वो 2p में, एक चीज समझना, रेडियल नोड 2p में अगर मैं फिगर से बताऊं तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन एंगुलर नोड क्या होता है, l मतलब 1, यानी दोनों को अगर जोड़ दे तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स 1। जब रेडियल नोड 0, तो देखो अगर मैं ये 2px का ग्राफ बोलूं तो क्या ग्राफ कहीं टच किया, नहीं। तो ये जो पार्ट साई आर है, ये समझना ये एक पार्ट हुआ रेडियल पार्ट, और जो बाकी पार्ट होगा वो होगा एंगुलर पार्ट, मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो ये 3px है, 3px के लिए टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या होंगे n, रेडियल नोट्स क्या होंगे n-l-1, तो क्या लिखोगे 3 - 1 - 1, मतलब 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो देखो ग्राफ कहां टच किया बच्चों, 1 प्लेस पे, तो रेडियल नोट्स क्या है, 1 होगा, इसको 3 कर दिया। ठीक है, अब मैं बात अगर इसका एंगुलर नोट पूछे तो l-1, 1 + 1 2। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ में जहां जहां वो टच करेंगे उतने नंबर ऑफ नोट्स होंगे। और ये साई आर दो पार्ट में होते हैं, एक रेडियल पार्ट होता है, एक एंगुलर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये रेडियल पार्ट है, रेडियल इक्वेशन के थ्रू जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हो। अब मैं 4p की बात करूं, 4p के लिए रेडियल नोट बोलो n-l-1, यानी 4 - 1 - 1 यानी 4 - 2 इज इक्वल टू 2। देखो ग्राफ कितनी जगह टच किया, 2 प्लेस पे टच किया, तो ये हो गया आपका क्या, नोट्स। यानी ग्राफ जहां जहां टच करे वही नोट्स। तो अगर 1s 2s और 3s की बात करो तो डायरेक्टली नोट लिख सकते हैं, क्योंकि 1s 2s और 3s में l की वैल्यू 0 होती है, लेकिन 2p 3p और 4p में चेक कर लेना नोट्स में कौन सा नोट्स, रेडियल नोट्स। समझ में आया बच्चों। इसी को साई स्क्वायर के टर्म्स में भी देखो, एक पार्ट में नोट्स 1, यहां दो पार्ट में नोट्स 2। तो ये ग्राफ ज्यादा वैलिड है इन कंपैरिजन टू दिस वन। क्यों, क्योंकि साई स्क्वायर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। माइंड में सबके सेट हो गया, ग्राफिकल में आपको समझ में आ चुका। अब थोड़ा फिर से बैक साइड आएंगे, और अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज को समझो। अब जो भी मैंने बोला दो पार्ट क्या होता है उसको समझो। ठीक है, वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, तो अब आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ साई मैंने बोल दिया कि साई का कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं होगा, पढ़ना किसका है, साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस पढ़ना। तो क्या है, साई स्क्वायर गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, मींस साई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
probability of finding a particle in space. This interpretation was given by Born, hence it is also known as Born interpretation. इसी को किसने दिया था? Born interpretation. Psi square is directly proportional to probability of finding a particle या probability of finding an electron in space. जिस तरह से I is directly proportional to A square होता है ना, याद आया? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, उसी तरह से इस जगह पे साई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। और जब भी शो करोगे तो साई स्क्वायर ही बताता है ऑर्बिटल के बारे में, बार बार बता दिया, ठीक है। अब इसी में पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन स्पेस इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांस जो होता है वो काफी इन अ वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इज, लिखते कैसे हैं? dv इज इक्वल टू dx dy dz। बोलो इसको क्यों लिखा? तो आपको पता वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है, x y और z, छोटा स्पेस है तो dx या dl लिखो, db लिखो या dh लिखो या dx dy dz, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट क्या माना है? x y z। तो अगर कोई पूछे सिचुएटेड एट अ कोऑर्डिनेट x y z तो उसको शो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू साई एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ पॉइंट इन स्पेस। अगर कोई पूछे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैसे शो कर सकते हैं तो लिखोगे साई एक्स वाई जेड होल स्क्वायर। ये एक्स वाई जेड बताया बच्चों क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आ जाओ आगे। The important point of the solution of this equation that it provide a set of नंबर कॉल्ड क्वांटम नंबर। तो ओवरऑल जो हम आउटपुट लेके आते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का आउटपुट क्या देता है? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता कौन है? क्वांटम नंबर। 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिफाइन हो जाते हैं, एक नहीं होता। कौन नहीं होता? स्पिन क्वांटम नंबर डिफाइन नहीं होता। तो अगर कोई पूछे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो इन कार्टेशियन फॉर्म तो क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म में अगर क्वेश्चन में पूछे तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको लिखने पूछे तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे, ध्यान देना, ये वाला, ये कार्टेशियन फॉर्म में, ये 3 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन। लेकिन अगर पूछे ऑपरेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो ऑपरेटर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करने पूछे तो ये लिखोगे एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, ये बार बार पूछा जाता है वीवीआई। तो अब आपसे पूछा जाए, पार्डन वेट फॉर अ मोमेंट, अब आपसे पूछा जाए ये एच कैप क्या है? इस एच कैप को बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। लिखते कैसे हैं? इस फॉर्मेट में। और इसी को एच कैप को लिख सकते हैं टी कैप इंटू वी कैप। टी कैप मतलब काइनेटिक एनर्जी, वी कैप मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर से बता रहा हूँ, ये किसके फॉर्म में है? ऑपरेटर के फॉर्म में। इससे पहले वाला किस फॉर्म में पूछा? कार्टेशियन फॉर्म में। अब पूछा जाता है पोलर फॉर्म में बताओ। अब जो अभी आपको मैंने ग्राफ बताया वो यहाँ पे आएगा। It is difficult to solve the Schrodinger equation for hydrogen atom in Cartesian coordinate. Hence, the equation is transferred from Cartesian to polar coordinate. X, Y, Z को किस तरह से Cartesian को किस में रिप्रेजेंट किया? R, इसको लिखेगा R, थीटा और फाई। जैसे X, Y, Z लिखते हैं वहां पे R, थीटा और फाई लिखते हैं। ये जो R है इसको बोलते हैं रेडियल पार्ट, और ये जो थीटा और फाई है इसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट। इसी आर आर को साई आर भी लिखते हैं। अभी आपने ग्राफ में देखा था ना साई आर, यही पार्ट है, रेडियल पार्ट है इसका, ठीक है। इसीलिए इस जगह पे हम लोग निकालते क्या है? रेडियल नोड्स, और इस जगह पे क्या निकालते हैं? एंगुलर नोड्स। इस चीज को याद रखना। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को 2 पार्ट में बांट दिया, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। तो रेडियल पार्ट भी आपका हो जाएगा, निकाल सकते हैं नोड्स, और एंगुलर पार्ट में भी नोड निकाल सकते हैं। जो ग्राफ आपका बनाया है वो आर आर या साई आर का ग्राफ बनाया है। आ गया समझ में? तो अगर आपसे पूछे रेडियल नोड्स क्या होता है तो आप बताओगे द प्लेस वेयर द, अगर नोड्स क्या होता है? द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, तो बोलोगे रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल नोड्स क्या होता है? द प्लेस वेयर द रेडियल वेव फंक्शन इज 0। और एंगुलर नोड्स क्या होता है? द प्लेस वेयर द एंगुलर वेव फंक्शन इज 0 इज कॉल्ड एंगुलर नोड्स। तो वेव फंक्शन के टर्म्स में भी आप रेडियल नोड्स का डेफिनेशन दे सकते हो। ये सारी चीजें याद रखना बच्चों, ये 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब इसी को थोड़ा आ जाओ। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू पोलर कोऑर्डिनेट बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, एक्स को क्या किया? आर के टर्म में लिख दिया, वाई को थीटा के टर्म से रिप्रेजेंट किया, और जेड को फाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो 3 टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। तो पहला इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे रेडियल इक्वेशन, जो किसको शो करेगा? आर आर, या इसी को लिखो साई आर। दूसरा इक्वेशन जेनिथ इक्वेशन, जेनिथ इक्वेशन को क्या लिखोगे? थीटा, ये थीटा, इस तरीके से। एजीमुथल इक्वेशन को क्या लिखोगे?
फाई, इस तरह से। तो 3 पार्ट में इसको डिपेंड किया गया, यानी ये जो इक्वेशन आपका बना वो 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन से बना, रेडियल, जेनिथ और एजीमुथल। तो इसको कैसे शो करते हैं, द थ्री पार्ट, ध्यान देना, द थ्री इक्वेशन आर सॉल्व सेपरेटली, द सॉल्यूशन ऑफ द रेडियल इक्वेशन विच कंटेन ओनली आर टर्म्स गिव्स रेडियल फंक्शन, बता चुका। अब जेनिथ इक्वेशन थीटा, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनिथ वेव फंक्शन। और लास्ट वाला क्या होता है, एजीमुथल इक्वेशन, जो क्या बताता है, फाई, जिसको बोलते हैं एजीमुथल वेव फंक्शन। यानी अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्स वाई जेड के बदले तुम आर, थीटा और फाई पे लिख सकते हो। ये वाला पार्ट रेडियल पार्ट, ये वाला पार्ट एंगुलर पार्ट। तो अब क्वांटम नंबर के टर्म्स में जो आप लिखते हो वो इस तरीके से लिखा जाता है, देखो अच्छे तरीके से। ये जो रेडियल पार्ट है इसको डिफाइन करने के लिए तुमको कौन सा क्वांटम नंबर चाहिए, प्रिंसिपल और एजीमुथल। लेकिन बाकी वाला जो दोनों पार्ट है उसमें कौन चाहिए आपका, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये देख लो, समझ में आया, दो पार्ट में बांट दिया, रेडियल और आपका क्या, जल्दी बताओ, इस जगह पे हम लोग बोलेंगे एंगुलर या एजीमुथल पार्ट, या जो भी आप जिस तरह से बोलना चाहो। तो द फंक्शन ऑफ आर डिपेंड्स ऑन आर, देयरफॉर दे डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ आर। आर मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, या इसको एक फंक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, जिसको एक्स के टर्म्स में भी आप समझ सकते हो। These function depends upon two quantum number n and l. The two function theta or phi taken together gives the angular distribution of electron. तो अगर पूछे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या लिखोगे, आर आर। एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या लिखोगे, थीटा और फाई। और ये दोनों मिलके कितने क्वांटम नंबर को देते हैं, 3, एन, एल और एम। और अगर पूछे रेडियल वेव फंक्शन को शो करने के लिए कितने क्वांटम नंबर चाहिए, 2, एन और एल, और एंगुलर को एल और एम। समझ में आया। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ पॉइंट को क्या लिखते हैं, आर आर थीटा फाई का स्क्वायर कर दो, मतलब जो साई है उसका स्क्वायर कर दो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट कोऑर्डिनेट आर थीटा एंड फाई इज वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, डीवी इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन। ये रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना इस चीज को, इतना डीप में नहीं पूछेंगे बट थोड़ा सा ध्यान रखना। इट इज डीवी इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, डी थीटा, डी फाई और डी आर। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, आर स्क्वायर साइन थीटा, डी थीटा, डी फाई और डी आर। ये नहीं पूछेगा, इसको बस थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन साथ में जा रहे हैं तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैसे शो करते हैं, आर आर से। अगर सिर्फ मैं आर आर लिखूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो ये समझ जाना ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी साई आर और साई आर का होल स्क्वायर, यही क्या है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो याद रखना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी साई आर का स्क्वायर लिखो या लिखो आर आर का स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ द रेडियल सेल, वॉल्यूम ऑफ द रेडियल सेल क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर, याद रखना। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता क्या है, स्फेरिकल सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी विदाउट एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो देखो, अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ आपसे पूछे तो किसको क्या लिखोगे, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसी के जगह लिख दोगे आर स्क्वायर या डी आर। या इसी को पूछे 4 पाई आर स्क्वायर, या इसी के जगह पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ इस जगह पे देखो, ये ग्राफ आपको दिखा, ये है, तो ग्राफ साई से भी बन सकता है, ध्यान देना, इससे भी बन सकता है, इससे भी बनेगा। तो कभी कभी बुक में ये भी देता है, ये देखो 4 पाई स्क्वायर साई आर स्क्वायर, ये देखो ये वाला भी बताया मैंने। तो ये तीनों कंडीशन है, बाकी सब वही प्रोबेबिलिटी बताता है, याद रखना इस चीज को। वॉल्यूम ऑफ द रेडियल सेल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, अभी मैंने बोला कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को लिखने बोले तो जस्ट स्क्वायर कर दो, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, इस चीज को याद रखना। तो ग्राफ किस किस चीज पे में बन सकता है,
ग्राफ साई के आर में, साई स्क्वायर आर में, और इस तरह से ग्राफ बन सकता है। ये जो वैल्यू देख रहे हो ये मैक्सिमा, ये बोलता है द मैक्सिमा इज द इन द कर्व इंडिकेट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब मैं बात करूं 1s के लिए, तो 1s कहाँ है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस में जहां इलेक्ट्रॉन मिले, वो बोलो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, वहीं तो मिलेगा। अगर मैं 1s का ग्राफ ढूंढूं, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस में तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 0.529 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ये देखो, ये इसी को बोला जाता है ए नॉट, रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। उसी तरह से सेकेंड के लिए देखो, ये यहाँ पे मिलेगा, थर्ड के लिए इस जगह पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप 1s 2s 3s उसके बाद 2p 3p 4p इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो। तो अगर पूछे द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फाउंड टू बी एट ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू आर नॉट लिखो 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये वाला आपका ग्राफ है ये, ठीक है। अब पूछे फॉर 2s एंड 3s ऑर्बिटल द नंबर ऑफ मैक्सिमा इज मोर देन 1। ये 2s के लिए देखो, यहां पर भी एक मैक्सिमा बना और यहां पर भी एक मैक्सिमा बना, ठीक है। मोर देन इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट वैल्यू। कहां पे सबसे ज्यादा मिलेगा? तो इस जगह पे। अगर दो मैक्सिमा हो तो इस जगह पे जिसका हाइट सबसे ज्यादा हो। अब यहाँ पे कितने मैक्सिमा है? 1 2 3, सबसे ज्यादा क्या? यहाँ। तो 3s के लिए यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, इस चीज को याद रखना। उसी तरह से 4s बनेगा, 5s बनेगा। हाउएवर देयर इज अ लेसर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अदर पिक्स। दूसरे पिक्स पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या होंगे? थोड़े बहुत कम होंगे, और बहुत ही कम होंगे, ठीक है। It shows that in a certain state the electron spends some portion of its time very close to the nucleus। ये देखो ग्राफ है आपका, पार्डन, ये आपका ग्राफ हो गया 2p के लिए। इस जगह पे, यहाँ देखो इस जगह पे, तो ये जो 2p के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे 2 पिक हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे 3 पिक हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। तो ग्राफ किसके किसके बीच में बना सकते हो? साई आर, साई स्क्वायर आर, और 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर या साई स्क्वायर, इसके बीच में ग्राफ बना सकते हो। इसका सिग्निफिकेंस होता है, ये क्या? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपका सिंपल सा लॉजिक है, जिसमें से सिर्फ आपको याद रखना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताता क्या है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ी कम समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज को हम लोग कैसे, एक्चुअली इसमें से बहुत सारे स्टेटमेंट है जिसको आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। देखो क्वेश्चन से आप कैसे समझोगे एक्चुअली क्या है क्वेश्चन में, और किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, आपको इजीली समझ में क्यों इतना हमने माथापच्ची किया, उसका अभी आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए, अब आपके पास क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ एक ग्राफ दे दिया, ये दे दिया x और ये r, ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है। मैंने ग्राफ बना दिया, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। ये पहला। दूसरा मैंने लिख दिया y, ठीक है, और ये r। इस बार मैंने ग्राफ बना दिया इस तरीके से। तीसरा मैंने लिख दिया z और यहाँ लिख दिया r। ठीक है, देख लिया तीनों ग्राफ। अब पूछा जाता है, बोलो x y z r। x y z क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं, r r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ध्यान देना, मतलब प्रोबेबिलिटी को कितने तरीके से हम ग्राफ पे शो कर सकते हो उसको समझो। आर स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सी ऑप्शन आपके गिवन है 4 पाई आर स्क्वायर और साथ में आर स्क्वायर एंड आर, और लास्ट ऑप्शन आपका गिवन है आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एंड आर। बोलो एक्स वाई जेड किसको शो करता है? अरे बाप, इतना जल्दी आंसर भी आ गया तुम्हारा। इजीली बनेंगे सबसे, सबके आंसर आने चाहिए। जिसको नहीं समझ में आया है वो पूछ लो बच्चों आराम से। बाकी बच्चे
बाकी बच्चे, हाँ नहीं, गलत है। अनमोल, गलत है आपका। अच्छे से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे ग्राफ बताए थे, पीछे आ जाओ, देखो तो क्या ग्राफ था। मैंने बोला हमेशा तीन तरह से ग्राफ आएंगे, साई, साई स्क्वायर और ये वाला रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो बताओ। और बाकी बच्चे, अभी तक तीन ही आंसर आए हैं मेरे पास। अच्छा आ जाओ, एक चीज थोड़ा ट्रिक से समझो। जब ग्राफ इस तरह से अप डाउन करे तो आपको पता है ये जेड है क्या, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको शो कैसे करते बताओ, 4πr² इंटू आर स्क्वायर, या इसी को हम शो कर सकते हैं 4πr² साई स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर लिखो या साई स्क्वायर लिखो घबराने की बात नहीं, आर लिखो या साई लिखो कोई बात नहीं। तो यानी ये जेड क्या है, 4πr² साई स्क्वायर। अभी बताया था, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा बैक साइड अच्छे तरीके से समझो। ये थ्योरी थ्योरी आप तो पढ़ लोगे लेकिन चीजें नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा। ये क्या है, 4πr² आर स्क्वायर है, बिल्कुल। ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, 4π² आर स्क्वायर। आर को हम लोग साई स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी जब इस तरह का ग्राफ होता है तो कैसा बनता है, इस तरह से बनता है ये वाला ग्राफ। तो क्या ये आपको दिख रहा है एग्जाम में, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे तो क्या ये दिख रहा है, तो यानी ये जेड क्या है, ये वाली वैल्यू है। अब आपको पता है ग्राफ नीचे आ गया, यानी वाई क्या है, साई आर है, या इसको सीधा तुम आर भी लिख सकते हो। जब आपको पता है ग्राफ नीचे से सिर्फ ऊपर है तो आपको पता है ये क्या है, साई स्क्वायर है, या इसी को आर स्क्वायर लिख सकते हो। यानी आंसर क्या होगा, आर स्क्वायर, आर और 4π², बी ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसको भी डाउट है वो आराम से देखो ना, डी क्यों होगा, ए क्यों होगा, खुद से सोचो ना। ग्राफ में आपको पता है जब ग्राफ नीचे आया इसका मतलब ये y जो है कुछ नहीं साई है, क्योंकि साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। जब ग्राफ ऊपर है तो आपको पता है कि वो साई स्क्वायर है, क्योंकि साई स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। और आपको पता है पिक्स बनाए जा रहे हैं, यानी ये पिक तो है, ये एक मैक्सिमा, ये एक मैक्सिमा। ठीक है, तब जेड क्या है आपका, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 4π² आर स्क्वायर। देखो तो कितना आसान है, ये क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, घबराओ नहीं। चलिए और देखेंगे, चलिए और थोड़ा सा टफ देता हूं। देखो ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस जगह पे मैंने लिखा 4πr² आर स्क्वायर, ठीक है। और ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, थोड़ा देखो बच्चों, चलिए ठीक है। अब इसको मैंने मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y, ठीक है। और ये ग्राफ जो है शो कर रहा है 2s ऑर्बिटल को। आपको बताना है द डिस्टेंस between the peak point, the distance between the peak point x y is, पहला ऑप्शन है 2.07, दूसरा ऑप्शन है 1.59, सारा एंगस्ट्रॉम में है याद रखना। थर्ड ऑप्शन है 3.5 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ ऑप्शन है 2 पॉइंट। जब तक तुम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझोगे नहीं तब तक मैं आगे जाऊंगा नहीं। इसको समझा, पूरा समझाना मेरा ड्यूटी है। सिर्फ याद रखना, ग्राफ बनेगा साई या आर, साई स्क्वायर और आर स्क्वायर, या बनेगा 4π r² आर, या 4πr² साई स्क्वायर, इसी के बीच में बनेगा ग्राफ। बस सबका सेम सिग्निफिकेंस है। जहां पे मैक्सिमम मिनिमा बनते हुए दिखेगा उसी को बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यही तो बोलते हैं। इसको लगा दो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। चलो आंसर बोलो जल्दी से, फास्ट 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 बच्चा लोग, लेट मत करो, बहुत सारा चीज समझने के लिए हम लोग के पास। अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ गए तो सारा कुछ समझ गए। डेरिवेशन कल बताऊंगा, इसका डेरिवेशन भी नहीं छोड़ेंगे, थ्योरी देख लेना, इसको भेज दूंगा मैं। उसके बाद कोई डाउट है पूछो जल्दी। आंसर चाहिए, आंसर नहीं है अभी तक। अरे ऐसा कैसे हो गया, इसका आंसर कैसे नहीं आया, अरे वाह आ गया, गुड। आयुषी डी, अच्छा जी। डी कैसे आया आयुषी, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इट पॉसिबल। अरे स्वाति का भी डी आया, अरे ले। और कौन है, झलक के भी डी, अच्छा झलक का बी आया है, अच्छा। और श्रेया, के क्या आ गए, डी ऑप्शन, सबके डी आ रहे, अरे
मैंने लगता है गलत पढ़ा दिया क्या? ऐसा कैसे हो रहा है? प्रिया, आवाज आ रही है आपको? प्रिया माइक ऑन करो। बाकी सर मुझे समझ नहीं आया ये वाला ग्राफ। समझ, माइक ऑन करो आप। हाँ सर। ये ग्राफ समझ में नहीं आया या पूरा थ्योरी समझ में नहीं आया? सर ये वाला ग्राफ नहीं आया। हेलो सर सर ये हेलो। वाला ग्राफ नहीं आया। हाँ प्रिया बताइए, अब आप, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, क्या नहीं समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया या थियरी नहीं आई पूरी? सर ये आएगी, बताओ। ये तब आप सॉल्व कर सकते हो जब आपने थियरी पढ़ी होगी। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं ग्राफ क्या है, लेकिन ये वाला आपको दिख गया तो आप समझ जाना, अच्छा सर ने बताया था ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। यानी दो पिक्स होंगे, फर्स्ट पिक की वैल्यू 0.53, सेकेंड पिक की वैल्यू 2.7, दोनों के बीच का माइनस ही पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पिक पॉइंट एक्स एंड वाई, तो दोनों के बीच माइनस कर दो 2.07। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को कभी देखे ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बताओ मैंने क्या बताया, जिसने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पूरा ग्राफ पूछा उसको क्या दिक्कत है एक्स वाई जेड ढूंढने में? आपने देखा ग्राफ नीचे है यानी ये साई होगा, ग्राफ ऊपर है यानी ये साई स्क्वायर होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। पिक बनता हुआ दिख रहा है यानी क्या है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैसे लिखते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एक छोटा आर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आंसर, आ गया समझ में? यहाँ पर भी आर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आया सबको? चलिए हाँ अब सर। और, अब देखिए अभी हड़बड़ी नहीं करना है, हमको पूरा सीखना है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत सारे मैक्सिमम टीचर स्किप कर जाते हैं। हम नहीं करेंगे, हमें करना है इसको किसी भी हाल में। अब देखो मैंने एक इक्वेशन दिया, जिसको भी नहीं समझ में बार बार पूछो, क्योंकि ये समझ में आ गया तो सोचो एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब आज ही नेटवर्क इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे तो डेरिवेशन भी करवाना था। ये देखो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ए नॉट मतलब क्या? रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट। समझ लो क्या बोला मैंने? ए नॉट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट, ध्यान देना। और आर मतलब सबको पता है क्या बच्चों? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। थियरी भूल जाओ, क्वेश्चन में यूज करो। ठीक है, अब पूछा जाता है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस टू फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट ए नॉट। क्या बोला मैंने? फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझो क्या बोला। क्वेश्चन देखना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ probabilities, okay, what will be the ratio of probabilities of finding electrons at the nucleus to first bohr's orbit a naught। ऑप्शन आपका देखो, ई बी, ई स्क्वायर एक्सपोनेंट है ये, ठीक है, सी 1 एक्सपोनेंट स्क्वायर, और डी क्या है आपका? 0। क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस टू फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट एट ए नॉट। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन सबने देख लिया। चलिए आराम से, जिसको नहीं समझ में आया दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना है, एकदम सोचो मैंने क्या पढ़ा है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, और किस तरह से उसका हम लोग रिलेशन ढूंढ सकते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अगर इन सब क्वेश्चनों को आपने कर लिया
तो हो गए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटना। जिसके जिसके आ गए आंसर करो फर्स्ट। अच्छा आ गया क्या आंसर? अरे वाह बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछोगे, पहले क्या पूछा है, व्हाट विल बी द, क्वेश्चन समझिए। What will be the ratio of probabilities of finding an electron at the nucleus? आपको पता है न्यूक्लियस में कभी इलेक्ट्रॉन मिलता है क्या? तो जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं तो फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो होगा ना। डायरेक्टली लिखो ना आंसर डी इसका, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुरंत इसका आंसर जीरो होगा। अब दूसरा क्वेश्चन में पूछा है, ये आपका साइड 2s का ग्राफ दिया है, बोलता है एट r इज इक्वल टू आर नॉट, जब इस r को तुम r नॉट में बदल दोगे तो रेडियल नोड बनता है। आप बताओ, अभी मैंने बताया था नोड पे साई की वैल्यू होती क्या है, जीरो। तो जब r के जगह r नॉट पुट किया तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ये पूरा इक्वेशन आप किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। बच्चा लोग बताओ हुआ? तो यानी आप इक्वेशन कैसे लिखे हो, जीरो इज इक्वल टू 1/2, क्या था, 2√2 पाई है ना। रुको एक मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल, मुझे एक बार इक्वेशन लिख लेने दो। 1/2√2 पाई, देन 1/a0 टू द पावर 1/2 और 2 माइनस आर अपॉन एन नॉट। आर की जगह क्या पुट किया, आर नॉट पुट किया, e टू दी पावर r अपॉन 2a0। अब यहाँ पे r की जगह क्या पुट किया, r नॉट पुट किया। ये पूरा वैल्यू जीरो है। अब जीरो से सबको इक्वेट करेंगे तो सारा टर्म जीरो होगा, इसमें से एक और निकाल दो, 2 माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ई माइनस आर नॉट अपॉन 2a0 इज इक्वल टू जीरो, 1 अपॉन ए नॉट टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू जीरो, 1/2√2 पाई इज इक्वल टू जीरो। काम तुम्हारा किससे है, देखो यहाँ आर नॉट ए नॉट आ जाएगा, आर नॉट इज इक्वल अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 2, आर नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा लोग, 2a0। देखो आंसर आ गया, आगे पीछे आ जाए थोड़ा सा, कहाँ है देखो तो, आर नॉट इज इक्वल टू 2a0। बोलो क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन डरा देता है बच्चों को, जिस ये क्वेश्चन बहुत बार जेईज में, नीट में, एम्स, नीट में तो नहीं, नीट तो थोड़ा सा छोटा लेवल हो गया, एम्स में पूछा बच्चा इसी को। अरे भाई पूछा है रेडियल नोड, अभी आपको बताया था नोड पे साई और साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये जीरो पुट करो यानी पूरा टर्म जीरो। तुम्हें कहां से मतलब है, आर और ए नॉट का रिलेशन इसी में तो दिख रहा है, इसको जीरो के इक्वल करो, आर नॉट इज इक्वल टू 2a0। बताओ क्या दिक्कत है। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन तुमने किए हैं, जाओ किसी भी बुक को पलटो, तुम्हें अपने आप पे प्राउड फील होगा कि तुमने कुछ नया और सही पढ़ा है, और इजीली समझ में आएगी सारी चीजें आपको कि हाँ सर इसको ऐसे हम कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। बताओ किसको डाउट है, माइक ऑन करो और पूछो।